हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार और फिर लेकर आया हूं नागराज कॉमिक से एक और कहानी। आइए सुनते हैं नागराज का बदला। चित्रकथा है परशुराम शर्मा, चित्रांकन है संजय अष्टपुत्रे, संपादन मनीष चंद्रगुप्त। तो उस समय की बात है, आतंकवादी गिरोह से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नाम का व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर्स पर ज़बरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमोटरों मिट्टी के ढेर में दब गए। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। और अब आगे नागराज का बदला। हाँ दोस्तों, उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान उसके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग। और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री किल्लोल वहाँ के महामंत्री थे और बुलडॉग एक टेररिस्ट। ये दोनों आपस में मिल गए। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? इधर महामंत्री बोले, राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है। रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किल्लोल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझेदारी बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराजा से आपको यह भी भूभाग इसलिए दिलवाना है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाइए। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार है। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे। इधर बुलडॉग बोला, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे वाला धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझेदारी होगी। इसके शेयर कंपाली के बाज़ारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किल्लोल, कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। महामंत्री बोले, और राइट, अब आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। किल्लोल मीटिंग समाप्त होने के बाद क्या सोचता है? किल्लोल इस रियासत का महाराजा बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराजा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। हमने आदमी हेडक्वार्टर्स के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचा दो। उधर देर बाद ताबूत स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचा दिया गया। सुपर बॉस। इधर किल्लोल बोले, डॉक्टर सिंटो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी की परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। मैं आपका सार समझ गया, आप चिंता न करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त होगा, डॉक्टर बोले। उधर स्ट्रॉन्ग रूम में डॉक्टर सिंटो ने परीक्षण किया। यह 100% मृतक है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दिया जाए। उधर नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिंटो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान बन जाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए
ओह, नागराज की आंखें खुल गई और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर शिंटो की आंखों में भेजती हुई चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, सिर चकरा रहा है, डॉक्टर बोले। डॉक्टर शिंटो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। नागराज ने ऐसा सबने बस में किया। मेरी जहरी फुंकारें तुम्हें जलाकर राख कर देगी। डॉक्टर शिंटो बोले, जिंदा रहना है या नहीं? डॉक्टर बोला, तो अब वह करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया, सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा शिंटो को अपने बस में कर लिया। शिंटो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्यप्रणाली प्रणाली मेरी अनुसार होगी। शिंटो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे, जैसा नागराज चाहता था। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में न बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में वहाँ डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर भी हमारा प्रभाव पड़ेगा और हम इसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बॉस, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। उधर हेलीकॉप्टर से नागराज को नदी पर ले जाया गया और ऊपर से नदी में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा मचा हुआ है। नागराज बोले, क्या बात है, यह भगदड़ चीख पुकार और शोर क्यों? कामरू आया है। कामरू आज फिर जवान लड़कियों की छटनी कर रहा है। कामरू जवान लड़की की छटनी एक कौन है? यह शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक वहशी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठा लेकर जाता है और उन्हें सप्लाई करता है। हमने इसकी शिकायत महाराज से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बढ़ा उसके खानदान तक का जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठा कर ले जाता है। उधर घर से बचाओ बचाओ की आवाज़ लड़की लगा रही थी। कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? घर वाले पुकार कर रहे थे। लड़की चिल्ला रही थी, तुम सब बुज़दिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। उधर नागराज उस मकान की ओर दौड़ा जहाँ पर वे बदमाश आए हुए थे। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। बदमाश हंस के बोला, गोली से उड़ा दो रे, इसे बहुत बोलता है। उधर चारों ओर से गोलियां चली और नागराज बचता रहा। गोलियां चलती रही। नागराज ने अपने सर को छोड़े। नागराज एक एक सिपाहियों पर आक्रमण कर उन्हें डसने लगे और देखते देखते सभी बदमाशों को ढेर कर दिया। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई। आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई शाम मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया था। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। उधर डाकू बोला, हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। फिर से जो बाकी के बचे हुए थे सब हाथों पैरों से लड़ने लगे और नागराज ने एक ही भूसे में सबको बेहाल कर दिया। कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं, तुम भी आओ। जैसे कामरू आया, पुराने दाव पैंसों का जानकार है। एक दूसरे में द्वंद्व युद्ध हुआ
और थोड़ी ही देर में कामरूप और नागराज ने ऐसे द्वंद्व मुझे रोमांचित करते हैं। ले एक पटकी मेरी ओर से भी नागराज को पटक पटक कर धोया। और अब देख मैं तुझे किस तरह चक्कर घुन्नी बनाता हूँ। और उसके पैर पकड़कर चारों ओर इतना घुमाया कि और आसमान में उछेला, इतनी ऊपर उछेला कि वह जब तक ज़मीन पे आता तब तक वह मर चुका। बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया और उसकी जय जय करने लगे। मेरा नाम नागराज है और मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं करेगा। भैया तुमने मेरी असमत बचा ली, मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी। नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। उधर महामंत्री की लोल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया? किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आज़ाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज कौन है नागराज? महामंत्री बोले। गुलामों की बस्ती में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता सम्मान मान रहे हैं जो उनके उद्धार के लिए आया है। ओह! महामंत्री बोले। सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हुजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की ज़बान पर था? किल्लोल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है। बुलडॉग बोला। यह कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है नागराज मर चुका है? महामंत्री बोले। बुलडॉग बोला। तुम्हें यकीन नहीं? लो अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिमटो तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गई। और मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किल्लोल, यह किसी की साजिश है? किल्लोल बोला। हो सकता है महाराज को तुम्हारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हुआ खड़ा कर दिया हो। महामंत्री बोले। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूँ। किल्लोल के जासूस दिन रात उसी काम पर लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उड़ा दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ मैं तुम्हें नागराज से मिलाता हूँ। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। नागराज किसी का भेष बदल कर उसको अपनी ही कुटिया के बाहर ले गए और इस गुफा में रहता है। अंदर चले जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस बेचारे को क्या मालूम था कि नागराज इसे यहाँ तक खुद लाया है। और बोलो, मैं ही नागराज हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वह दूसरे रूप में बदल कर पीछे से आ गया। हुजूर, माई बाप, मेरी रक्षा करो। जासूस ने सिपाही कैमरे से नागराज का फोटो खींची जो उसकी पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लकड़हारा हूँ, जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठा कर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोंपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी और मैं उसकी रक्षा करूँगा। जासूस वापस किल्लोल के पास पहुँचा। कल वह पोखर के जंगल में आ जाएगा। उसने 2 दिन वहाँ रहने का वादा किया है। महाराज, मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिराक में है। और यह रहा उसका फोटो। अब देखता हूँ वह पोखर के जंगल से कैसे बचता है। इधर महामंत्री बोले। लड़की सुवांगिनी, तुम्हें उस लकड़हारे की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। किल्लोल ने अपनी योजना तैयार कर ली है। हुजूर, स्वांगिनी एक विषकन्या है जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता। स्वांगिनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप उस हुक्म करें, बाकी काम स्वांगिनी खुद कर लेगी।
महामंत्री बोले, मुझे यकीन है बुग्राशी इसलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। स्वांगिनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर स्वांगिनी सफल न हो सकी तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगा देगी। उसके बावजूद भी नागराज क्यों बच गया तो वह महाराजा का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हो गए। वह कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वह मेरे अभिनंदन कर रहे हैं। चारों ओर शरफ थी। उधर स्वांगिनी झोंपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज है? नागराज बोले, हाँ। तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी, मेरे पिता की हत्या कर दी गई। तब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। ओह, बदमाश ने उनकी हत्या कर दी। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। इधर लड़की बोली, वे इस तरफ शिकार खेलने के लिए बहाने आते रहते हैं। ओह, रात हो गई, आप विश्राम कीजिए, यात्रा की थकान मिटा लीजिए, मैं रात भर पहरा दूंगी। नागराज बोला, नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ, मुझे पहरे की ज़रूरत नहीं है। उधर थोड़ी देर बाद नागराज सो जाता है और लड़की उठती है। यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। जैसे ही नागराज पर हमला करने के लिए गई, बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। स्वांगिनी ने हमला कर दिया और उसके गर्दन पर काट लिया। ए, दूर हटो, क्या कर रही हो? बस मेरा काम खत्म हो चुका है, तुम्हारी मौत हो चुकी है। इस कम वक्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। वो थोड़ी देर बाद, उफ, मेरी देह जल रही है, मैं करती हुई उसकी आवाज़ भी नहीं निकली। और उधर नागराज, अफसोस तुमने नागराज को काटा, अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है, मैं मर रही हूँ। लड़की बोली और जमीन पर गिर पड़ी। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विषकन्या हूँ, महामंत्री की लोल, आप मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करता, लेकिन तुमने न जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? स्वांगिनी ने दम तोड़ दिया। जासूस कहकर दम तोड़ दिया और नागराज के जहर से स्वांगिनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे जिंदगी से पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोंपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री की लोल को सबक पढ़ाना चाहिए। जैसे ही थोड़ी देर चला तो चारों ओर से गोलियां चलने लगी। मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज़ से ढहल उठा। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक है जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चाबंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए हुए बैठे हैं। नागराज नाग की रस्सी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा और नागराज ने कुछ सर्पों को छोड़ा जो एक एक सिपाही के गर्दन में जाकर उन्हें काटने लगा। इस तरह उन्होंने काफ़ी सैनिकों को मार दिया। हमारे दस्ते के सैनिक पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। और अब तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। ओह, हवाई हमले की भी तैयारी है इन लोगों की। ऊपर से बम पड़ने लगे। नागराज बचकर इधर उधर होने लगा। जैसे हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नागरसी हेलीकॉप्टर पर लपट पड़ी। जरा करीब आओ और करीब आओ, रस्सी काट दो। वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। जैसे वह रस्सी काटने लगा तो सांप ने उसे डस लिया।
मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ। और उसने ड्राइवर की गर्दन पकड़ी। चलो अब तुम मेरे गुलाम हो। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया और वह इसी तरफ आ रहा है। उधर महामंत्री देख रहा था। मुझे तुरंत बुलडॉग से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री की लोर निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले पर की ओर रवाना हो गए। वह कंपाली दर्रे के पुराने किले पर उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री की लोल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दो। वह नागराज का फोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। ओ गॉड, ऐसा कैसे संभव है? बुलडॉग बोला। इसका मतलब उसने डॉक्टर सिमटो को भी धोखा दिया। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिमटो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा कि लोल, तुम उससे संधि कर लो। यह इस तरह किन प्रस्तावों पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राज्य की फौज भी उससे जा मिली है। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा। इधर बुलडॉग बोला, उसे हमने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर इस पुराने किले पर हमला कर दो। इधर बुलडॉग अपनी राजनीति बना रहा था। तुम यहाँ फतेह पाओगे, बस इसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। उधर महामंत्री हेलीकॉप्टर से गए कि लोल वापिस राजमहल पहुंच गए। वह नगरवासियों की भीड़ कैसी? सब लोग महाराज से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किलोल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? मुझे सफाई का अवसर दिया जाए। महाराज, मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों के आरोप सही है, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहते हैं। इधर महाराज बोले, अगर यह सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत है। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। महामंत्री बोले, हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं। नागराज बोला, बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं इस शैतान को ख़त्म करने ही आया था। तुम बहादुर अवश्य हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूँगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे को चारों तरफ से घेर लेंगे। महामंत्री बोले, योजना का अंतिम रूप हम शाम की बैठक में बताएंगे। शाम के समय, महामंत्री की लोल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ। इधर नागराज, और वह योजना तुम्हें मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किल्लोल को संबोधन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझी। तो यह है असली योजना। नकली बुलडॉग को मेरे हाथ मरवाना चाहते हैं और असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई है? जल महल में। यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटो किल्लोल। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं रहा महामंत्री को? पुराने किले पर मैं धावा बोलूँगा और बुलडॉग का खात्मा कर दूंगा। उधर नागराज ने किल्लोल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इस वक्त ही मेरे साथ चलना होगा और जल महल चलना होगा। क्या बात है, क्या बात! आप खुद ही अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख ले, तभी आपको यकीन होगा। ठीक है, हम तैयार।
तैयारी करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं महाराज, हम वहाँ फनकारों के रूप में पहुँचेंगे। नागराज और महाराज कौटिल्य ने फनकारों का भेष धारा और जल महल की ओर रवाना हो गए। उधर जल महल में जैसे पहुँचे वहाँ के सैनिकों ने उन्हें रोका और उनसे पूछा, हम दूर प्रदेश से आए जादूगर है, हमें मालूम है कि महामंत्री की लोल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान हैं। हम उनके सामने अपना फन दिखाने के लिए आए हैं। कुछ ही देर बाद तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराजा के साथ जश्न हॉल में पहुंचा। एक जादूगर फनकार बोला, तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? उधर जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है, पहले इसे उतारे, क्योंकि हम बता सकते हैं कि इनका नाम है बुलडॉग। मैंने नकली चेहरा उतार दिया है। दोस्त अपोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को अभी राजा कौटिल्य बना दूंगा। हाँ कमाल है, यह तो बिल्कुल राजा कौटिल्य लग रहा है। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज, महाराजा कौटिल्य, क्या जादू है, वाह। गधे के बच्चों, यह जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी आज्ञा चलती है महाराजा कौटिल्य, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। महामंत्री बोला, पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। उधर सारे सैनिकों ने जैसे इन्हें को पकड़ना चाहा, उधर नागराज ने हमला अपने सांपों से कर दिया और एक एक को डसकर सबको मार डाला। उधर अब बताओ, सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया। यह है तीसरा और आखिरी जादू। उधर सैनिकों को एक एक मारा। इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली है। ओह बचो महाराज। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मानित पद देगी। नगर बादशाह नागराज की जय जय करके नारे लगाने लगे और सभी को उस आतंक से छुटकारा दिलाया। तो ये नागराज की कहानी समाप्त हुई है दोस्तों। फिर आगे आऊँगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार। धन्यवाद।